तो कुछ एक जो कोष्ठांग है उनके जिनके यूनिक क्वेश्चन थे उस पर फोकस कर रहे हैं, सबके सब नहीं लिए हमने। फुफ्फुस को लिया है, ठीक है। फुफ्फुस के बारे में जो क्वेश्चंस फेमस है वही डालने की कोशिश की है। फुफ्फुस के बारे में सारंगधर का है तो उदान वायु से फुफ्फुस का रिलेशन क्या, रिलेशन है फुफ्फुस का उदान वायु से। तो फुफ्फुस उदान वायु का आधार है, मतलब उदान वायु का बेस फुफ्फुस है, ये यहाँ पे रहती है, मेन काम करती है इस वजह से, ठीक है। और फुफ्फुस का स्थान जो बताया गया है वो हृदय के अधे में और लेफ्ट साइड में बताया गया है, ठीक है। हम लंग्स वगैरह से कोरिलेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें ऐसा लग सकता है क्योंकि कोरिलेशन से मन में बात बैठ जाती है कि दोनों तरफ होगा राइट लेफ्ट में, लेकिन ये सिर्फ लेफ्ट में बताया गया है, तो है ना, ये ध्यान रखना हृदय के अधे है और लेफ्ट साइड में है फुफ्फुस का स्थान, ठीक है। उत्पत्ति कैसे होती है फुफ्फुस की, तो ये तो अभी हमने देखा ही था, गर्भ में कैसे उत्पत्ति होती है। तो फुफ्फुस, शोणित फेन, उंडूका, शोणित किट, ऐसे करके जो याद किए थे सब, ठीक है। हृदय पे ले लो अब, हृदय भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कोष्ठांग है। इस पे एक क्वेश्चन ये होता है कि हृदय को किसने कोष्ठांग माना है, तो हृदय को सभी ने कोष्ठांग माना, जिसने भी कोष्ठांग गिनवाए हैं उसने हृदय को कोष्ठांग माना है, तो ये एक कोष्ठांग है। फिर हृदय के महत्व और अर्थ, ये दो पर्याय खूब पूछे जाते हैं क्योंकि इससे रिलेट तो बनते नहीं है ये महत्व और अर्थ, लेकिन चरक आचार्य ने चरक सूत्र 30 में इसके ये पर्याय महत्व और अर्थ बता रखे हैं। फिर हृदय का ये स्वरूप, पुंडरीकेण सदृशम हृदय स्यात् अधोमुखम, ठीक है। तो ये पुंडरीकेण सदृशम अधोमुखम किसके लिए उपमा दी गई है, ऐसा करके पूछा मिले, आपको ऑलरेडी पूछा मिलेगा ये क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो। जागृत विकसती स्वपतश्च नहीं मिलती, जागरण के समय जो है विकसित होता है, स्वपन के समय जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पूछ लिया कभी कहाँ का है, तो सुसुसारी चार की बातें हैं ये, और ये है, ठीक है। चरक आचार्य की बात देख लो अब, तत्र हृदय 10 धमन्य प्राण अपानो मनोबुद्धि चेतना महाभूतानी जनाभ्या अमरा युचे प्रतिष्ठानी। हृदय पे जब आपको क्रिया शरीर के हम लोग एमसीक्यू करा रहे थे इससे पहले, और अभी भी जब रचना भी करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा कि ये हृदय किसका स्थान है, ठीक है, या कोई ऊपर चीज रखे होगी, बताओ इनमें से निम्न में से इसका स्थान क्या है। तो हृदय इतनी चीजों का स्थान है, आप देखते रह जाओगे, ठीक है। तो हृदय में 10 धमनियां प्रतिष्ठित है, प्राण अपान प्रतिष्ठित कह दिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 10 धमनी ये तो नहीं पूछा, मन का स्थान पूछा जाता है खूब, ठीक है। चेतना का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो मन चेतना ये सब हृदय में आश्रित है, ये आप यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये वो श्लोक है जो ऊपर जो पर्याय हमने यूज किए थे, महत और अर्थ। तो अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला, महत च अर्थश्च हृदय पर्याय उच्यते बुधे। तो महत है, अर्थ है, ये सब जो है हृदय के पर्याय हैं, ठीक है, ओके। फिर एक हृदय से रिलेशन और है कि हृदय में और क्या क्या चीज़ें संस्थित रहती है। तो षडंगम अंगम, ठीक है। जब एकदम रचना शरीर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि एकदम ग्रोस लेवल पे 6 अंगों में डिवाइड किया हुआ है बॉडी को आचार्यों ने। अब भाव प्रकाश थे जिन्होंने 8 में कर रखा था, बाकियों के सबके 6 ही थे। 6 में थोड़े थोड़े वेरिएशन थे, जैसे सुश्रुत के थे 4 शाखाएं सीधी सीधी उन्होंने कह दी थी, मध्य शरीर और सिर। बाकियों ने 4 शाखा ना कह के 2 हाथ 2 पैर कह दिए थे, ठीक है। लेकिन 6 अंग मेजर मेजर डिवीजन किए थे। तो 6 के 6 अंग, विज्ञान, इंद्रियाणी अर्थ पंचकम, इंद्रियों के पांचों अर्थ, आत्मा और सैगुण, आत्मा गुणों के साथ, और चेत, ठीक है, यानी कि ये मन वगैरह, मन के विषय, ये सब हृदय के आश्रित रहते हैं। तो इसमें आत्मा खूब पूछा जाता है, एक तो एक मन खूब पूछा जाता है, बाकी तो कोई नहीं पूछता उतना कि किसके आश्रित, लेकिन आत्मा मन। और जब हम क्रिया शारीर करें तो हृदय आत्मा का स्थान, मन का स्थान, साधक पित्त का स्थान, अवलंबक कफ का स्थान, वाग्भट के अनुसार व्यान वायु का स्थान, ठीक है, इस और पर ओज का स्थान। तो इन इन, इन, इन इतनी सारी चीज़ों का स्थान हृदय जो है बार बार पूछा जाता था, ठीक है। बेहल संहिता में एक पॉइंट आया है कि हृदय जो होता है पुंडरीक और कुंभिका के फल के सदृश हुआ करता है, पुंडरीक और कुंभिका के फल के सदृश। तो पुंडरीक तो सुश्रुत जी ने भी कह दिया था ऊपर, है ना, पुंडरीकेण सदृशम हृदय स्यात् अधोमुखम जागृत विकसती स्वपतश्च नहीं मिलती। तो वो तो उन्होंने भी कह दिया था, इन्होंने कुंभिका और कह दिया है। हृदय की उत्पत्ति जो है शोक, ये हमें जब आपको ये गर्भ में उत्पत्ति ये याद ही कराया था, तो शोक है, शोणित और कफ से हृदय की उत्पत्ति हो रखी है, ठीक है। महास्रोतस पे आ जाओ अब। महास्रोतस क्या चीज़ है, जो कोष्ठ है उसी को महास्रोतस भी बोला जाता है, या कहो कि महास्रोतस को कोष्ठ भी बोला जाता है। जीआईटी है ये, चरक का श्लोक लिखा हुआ है, कोष्ठ है पुण्य उच्यते महास्रोत है। महास्रोत कह लो, चाहे शरीर का मध्यम हिस्सा कह लो, चाहे महानिम्न कह लो, चाहे आम पक्वाश्य कह लो, ये सब इसके पर्याय शब्द हैं। इसी को अभ्यंतर रोग मार्ग भी बोला जाता है। आमाशय किसको कहेंगे, आमाशय की परिभाषा देख लो,
ठीक है, चरक आचार्य ने चरक विमान 2 में दी हुई है ये। नाभि स्तनांतरम जंतो आमाशयति स्मृत है, नाभि के और स्तन इसके बीच वाले में इसकी लोकेशन है। ठीक है, और असितम खादितम पीतम लीडम चात्र विपच्यते, ये सब खाना वाना जो है सब यहाँ पचाया जाता है। नेक्स्ट पे उंडूक के बारे में किसने क्या क्या बोला है। तो एक तो उंडूक पे यही बात होती है कि किसने माना किसने नहीं माना। तो मानने वाले लोग ये हैं चरक और दोनों वाग्भट, इन लोगों ने उंडूक को कोष्टांग में गिन रखा है। ठीक है, अच्छा, मलधरा कला जो अभी हम कलाएं पढ़ रहे थे, कलाएं 7 थी, मार मेष पुपीसु, उसमें पू जो है पुरीस धरा कला जो आ रही थी 5वें नंबर की। ठीक है, उस पुरीस धरा कला को मलधरा कला भी कह रखा था। ठीक है, उसी के अंतर्गत मलधरा कला था, और उसमें लिखा था कि उंडूक स्थित होकर ये मलधरा कला मल को विभाजित करती, तो उंडूक से रिलेशन थी इसलिए लिख दिया। डल्लन ने उंडूक को कहा कि उंडूक एक पोटली के समान। अच्छा, उंडूक कोई संदिग्ध नहीं है। ठीक है, उंडूक जो है इसको संदिग्ध नहीं माना गया, नाम जैसे लगता है जैसे संदिग्ध होगा। ठीक है, लेकिन इसको इंटेस्टाइन के ही पार्ट में गिना गया है। ठीक है, संदिग्ध नहीं है ये, कोई संदेह नहीं है इस पर। ठीक है, और बड़े हैं जिन पे कंट्रोवर्सी है, जैसे क्लोम लगा लो, क्लोम पे कंट्रोवर्सी है खूब, उस पर डिबेट्स होते हैं, लेकिन उंडूक पे कोई ऐसा नहीं। उंडूक पोटली समान रचना होती है। उंडूक पक्वाशय का एक भाग है जहाँ मल को पृथक किया जाता है। ठीक है, मतलब ये इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का हिस्सा ले लो। ठीक है, गणनाथ सेन एक आचार्य हुए, उनकी बुक है प्रत्यक्ष शारीर, बड़ी फेमस बुक है। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने कहा है कि उंडूक या पुरुषो उंडूक ये वृद्ध आंत्र का, लार्ज इंटेस्टाइन का आद्य भाग है। ठीक है, तो क्लियर कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, 4 अंगुल आयत वाला है, स्थालिकाकार है, दक्षिण दक्षिण प्रदेश में स्थित है। आपको ये कुछ भी याद नहीं करना, बस यहाँ इतना याद रखना कि ये संदिग्ध नहीं है, और इसको आचार्यों ने मतलब अभी मॉडर्न वर्ड सब कंक्लूड करके इसको वृद्ध लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग मान लिया गया है। कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है भैया, गुदा पे आ जाओ। चरक ने और भेल ने उत्तर गुद और अधर गुद ऐसा कोष्टांगों में लिखा है। ठीक है ना, 2 गुद उत्तर और अधर, लेकिन काश्यप ने केवल गुद लिखा हुआ, उत्तर गुद अधर गुद नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चक्रपाणी ने इनको डिफाइन किया हुआ है, चक्रपाणी ने इसको डिफाइन कर रखा है उत्तर गुद को। ठीक है, और अधर गुद को, दोनों की डेफिनेशन यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। उत्तर गुद के लिए कहा है यत्र पुरीसम अवतिष्ठते, जहाँ पुरीस रुकता है। ठीक है, अधर गुद के लिए कह रखा है जहाँ से पुरीस निकलता है। ठीक है, अधर मतलब एकदम नीचे है, वहाँ से निकलेगा, उत्तर में थोड़ी देर के लिए रुका है। ठीक है, अवतिष्ठते वाली उत्तर, निष्क्रमति वाली अधर। अब गुदा से संबंधित एक गुदा शारीर का पूरा डिस्क्रिप्शन सुश्रुताचार्य में आता है। ठीक है, अर्श वाला जो चैप्टर है, अर्श अर्श निदान चैप्टर, वहां पे सुश्रुताचार्य ने पूरा उनके बारे में डिटेल दे रखी है। ठीक है, गुदा आखिर होती कहाँ पे है, इसके कितने मेजरमेंट है और कितने पार्ट हैं, कौन सा पार्ट किधर होता है, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, गुदा स्थूल आंत्र के साथ लगी हुई होती है, स्थूल आंत्र प्रतिबद्ध होती है। ठीक है, ये अर्ध पंचंगुल की हुआ करती है। ठीक है, अर्ध पंचंगुल, अर्ध पंचंगुल में 4.5 अंगुल जो है बनेंगे। ठीक है, संस्कृत में ऐसा होता, अगर सा अर्ध पंचंगुल कहता तब 5.5 अंगुल बन जाते, नहीं तो 4.5 अंगुल ये की गुदा रहेगी। ठीक है, नीचे उसकी हिंदी लिख दी हमने कि स्थूल अंतर से जुड़ा हुआ 4.5 अंगुल भाग होता है। ये बहुत पूछा जाएगा, गुद में कितनी वलियाँ होती हैं, उन वलियों के नाम क्या है, कौन सी आउटर मोस्ट है कौन सी इनर मोस्ट है, या फिर सिक्वेंस क्या है। तो गुदा में 3 वलियाँ होती हैं, उनके नाम प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी होता है। ठीक है, इसको याद करना प्रविश करके, तो रिकॉलिंग फास्ट होगी। प्रविश, प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी। ठीक है, आद्य अर्ध अंगुल अंतर संभूत। ठीक है, इनमें जो है 1.5 अंगुल का अंतराल हुआ करता है, सबकी हिंदी लिखी हुई है साथ में, 1.5 अंगुल का अंतराल है आपस में, प्रवाहिणी से विसर्जनी, विसर्जनी से संवरणी, आपस में 1.5 अंगुल के अंतर से होती है। कुल लंबाई जो होती है इनकी सब मिला के चतुरंगुल आयत हो जाती है। ठीक है, चतुरंगुल आयत सर्वा त्रियक अंगुलो उच्छित। ठीक है, और हाँ, ऊपर वाली बात कर लेते हैं वलियों के सीक्वेंस पे। तो हम जब इसको याद करते हैं तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, पुरीस का प्रवेश। ठीक है, या पुरीस का प्रवेश, प्रविश लगा लो, प्रवेश लगा लो। अब पुरीस का प्रवेश कैसे होता है, पुरीस तो अंदर रहता है। ठीक है, रेक्टम से निकल के बाहर की ओर जाएगा। ठीक है कि नहीं, पुरीस बाहर से अंदर तो जाता नहीं।
ठीक है, बॉडी के अंदर से बॉडी के एनवायरमेंट में जाएगा, रेक्टम से आउटसाइड। तो ये जो प्रवेश है, प्रवे और से, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी, ये भी इनर से आउटर की तरफ है। प्रवाहिनी जो है वो सबसे अंदर वाली है, बीच में विसर्जनी है, और संवरणी वाली वली जो है सबसे आउटर की तरफ है, यानी वो बाहर। ठीक है, ऐसे इनके पूछा करता है, तो ये याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, फिर इसमें इनकी शेप वगैरह, शंख आवर्त निभा जो वर्ड इसके लिए यूज किया वो गज तालु निभा। ठीक है, रोमांच से गुदोष्ट जो होता है उसकी दूरी यव अध्यर्ध मानी गई है। ये कुछ एक और पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप पहुंचो नेक्स्ट पे, योनि पे और गर्भसैया पे। ठीक है, योनि को शंख नाभ्य आकृति कहा गया है। ठीक है, ओके। अभी जस्ट इसके ऊपर जब आप पढ़ रहे थे गुदा, ठीक है, वहां पे आया था शंख आवर्त निभाश्यपि, और यहां पे आया है शंख नाभ्य आकृति। ठीक है, वो शंख के आवर्त की तरह है, ये शंख की नाभि की तरह है। ओके, तो यो नी जो है वो नाभि की तरह है, यो नी जो है वो नाभि की तरह है। नहीं तो लास्ट में जाके वो भी शंखावर्त नजर आएगी, ये भी शंखावर्त नजर आती, सब एक जैसा हो जाता। तो यो नी जो है वो शंख नाभि आकृति की है, गुदा जो थी वो शंखावर्त निभा कही गई थी। ठीक है, योनि जो है तो उसके 3 लेयर्स हैं, 3 आवर्त बनाए बोले गए हैं। ठीक है, उसका जो तीसरा वाला आवर्त है उस पर गर्भसैया रहती है। ठीक है, उसके तीसरे आवर्त पे जो है गर्भसैया रहती है। ठीक है, यथा रोहित मत्स्य मुखम भवती रूप तत् संस्थानाम तथा रूपम गर्भसैयाम विदुर्बुध। ठीक है, बुद्धिमान लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये रोहित मत्स्य मुख के समान रहती है। ठीक है, रोहित मत्स्य मुख। ठीक है, तो रोहित की मछली जो है, ठीक है, उसकी योनि की बात हो रही, रोहित मत्स्य मुखम, ऐसा इतना तो हिंट याद ही रख लो, एकदम यूनिक सा पॉइंट है। ठीक है, और रोहित की चिलचिम मछली भी एक निमोनिक हम लोग बनाते हैं। जब याद है आपको चरक सूत्र 25 जो होता है, जिसमें संभाषा परिषद भी हुई है, वहाँ पे अहितम अहितम द्रव्यों की बात होती है। वहाँ पे मछली में रोहित की चिलचिम मछली, रोहित मछली हितम बताई जाती, चिलचिम मछली अहितम बताई जाती। तो एक तो वहाँ है, एक ये रोहित की, रोहित मत्स्य मुख के समान योनि हो गई। तो शंख नाभ्य आकृति, रोहित मत्स्य मुखम, ये टिपिकल से जो आपको वर्ड दिखाई देते हैं ये सब पूछे हुए हैं। बहुत परेशान नहीं होना, अभी एमसीक्यू लगाओगे तो इतनी बार आएगा, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। यकृत पे आ जाओ। ठीक है, यकृत को चरक ने भी, वृद्धवाग्भट ने भी, वाग्भट ने भी, भेल ने भी कोष्टांग में लिखा हुआ है। सुश्रुत ने यकृत को कोष्टांग में नहीं लिख रखा है, सुश्रुताचार्य के में नहीं आता है, लेकिन रुधिर स्थान उन्होंने एक लिखा हुआ है। ठीक है, रुधिर स्थान को कोष्टांग में उन्होंने गिन रखा था। ठीक है, ओके। वेद में यकृत को यक्न वर्ड से लिखा हुआ मिलता। ठीक है, यकृत के पर्याय देख लो, कालखंड, ठीक है, रक्ताधार, ये कुछ यकृत के पर्याय हैं। ये दक्षिण राइट साइड में होता, ठीक है, दक्षिण पार्श्व में स्थित होता है। ये इसके बारे में थी। अग्नाशय में आ जाओ। ठीक है, अग्नाशय का वृत्तरयी में कोई ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। वृत्तरयी का मतलब होता है चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। ठीक है, संग्रह भी पहले लेते थे, अब हृदय लेते हैं। बाकी इसका मेन मतलब तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट होता है। ठीक है, लेकिन पूछे तो चरक संहिता, पूछे कौन सी संहिता है वृत्तरयी में आती है तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, यही आंसर लगेगा। सुश्रुत ने अग्निस्थान नाम से एक कोष्टांग का वर्णन कर रखा है। सारंगधर ने 7 जो आश्य मान्य है उसमें एक आश्य जो है अग्नाश्य भी लिखा हुआ है, याद है सारंगधर का। ठीक है, वीपी के आर कर रहे थे, उसमें कहा था पित्त नहीं है इसमें, इसमें अग्नि वर्ड से उसको लिख रखा, अग्नाश्य है। ठीक है, तो अग्नाश्य एग्जैक्ट वर्ड जो है वो किसने दिया है, सारंगधर ने दिया। उससे पहले अग्नाश्य एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, किसी ने अग्निस्थान कह दिया, बाकी कोई स्पष्टता नहीं थी। लसिका क्या होती है, ठीक है, यत्तु त्वक अंतरे व्रणगतम। ठीक है, ठीक है, त्वचा में व्रण बना, व्रण के अंदर जो जल निकलेगा वो लसिका कहलाता है। ठीक है, उत्तमांग किसको कहते हैं, ठीक, खूब आएगा कि उत्तमांग, उत्तमांग मतलब उत्तम अंग, सबसे बढ़िया वाला अंग। ठीक है, तो सिर को उत्तमांग कहा जाता है। ठीक है, सिर को जो उत्तमांग कहा जाता है। प्राण प्राणभृताम यत्र आश्रिता, प्राण प्राणभृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणी च यद उत्तम अंगम अंगा नाम सिर तदभिते थे। चरक की बड़ी फेमस लाइन है, ऐसी मिलती जुलती लाइन वाग्भट में भी आती है। ठीक है, ये चरक सूत्र 17 की है, वहाँ पे वाग्भट में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 24 में आती है, सेम सिमिलर
वर्डिंग है, हूबहू सेम नहीं है, मतलब मिलती जुलती फीलिंग वही निकलेगी। ठीक है, यहाँ लिख दिए नीचे देखो। ठीक है, ऊर्ध्व मूलम अधे शाखा। ठीक है, तो ऊर्ध्व मूलम अधे शाखा ये किसके लिए कह रखा है? ये पुरुष के लिए कह रखा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए, कि उसका मूल जो है वो ऊर्ध्व में है, ये नीचे तो शाखाएं हैं। ठीक है, अगर भूल जाओ तो वैसे भी याद रखना कि नीचे तो हाथ पैर है, सबसे नीचे पैर है, हाथ है, तो शाखाएं बोला जाता है उनको, तो शाखाएं नीचे की तरफ है, ऊपर मूल है, सिर को मूल कहा गया है। तो मूल प्रहरण तस्मात रोगान शीघ्र तरजयत, इसलिए मूल पे प्रहार करने वाले रोग हैं उनको बहुत जल्दी से जीतना चाहिए। यानी कि सिर के अगर कोई रोग होते हैं तो उसमें बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, बहुत फास्ट काम करना चाहिए। ठीक है, फिर जो ऊपर जो हम बात कर रहे थे ना, वाग्भट में भी ऐसा ही एक श्लोक है, जैसा चरक में था प्राणा प्राणव्रतम यद राशिता सर्वेन्द्रियाणि च उत्तम अंगम अंगानाम शिरतद अभिधीयते, ऐसे वाग्भट का ये है, सर्वेन्द्रियाणि ये नस्मिन प्राणा येन च संस्थिता तेन तस्य उत्तम अंग से रक्षायाम आदृतो भवेत्। आपको कोई याद करने की अच्छा जरूरत नहीं, आपको हाँ लगे सिर को उत्तमांग का है, और सिर को उत्तमांग कहने वाला श्लोक चरक का चरक सूत्र 17 का है, अष्टांग हृदय का। ठीक है, चरक में हुआ 17, 17 में 7 और जोड़ दो तो बन जाएगा 24, तो अष्टांग हृदय का 24 में है, उत्तर तंत्र 24 में है, क्योंकि उत्तर तंत्र जो चालक्य वाले रोग है उनके उत्तर तंत्र में ही आए हैं वाग्भट के। ठीक है, सिर का द्वार क्या है? ठीक है, सिर का द्वार नासा होता है, सबको पता है, कितनी बार हम लोग पढ़ते हैं नासा नासा, लेकिन इसके बारे में जो श्लोक है उसके रेफरेंसेस पूछ लेता है कि कौन सा वाला किसका है। तो चरक आचार्य ने कहा है द्वारम ही शीर्षो नासा, तो इसमें द्वार का द ले लो, शीर्षो का स ले लो, नासा का न ले लो, तो दसन बनेगा। तो चरक का एकदम सीधा सीधा फ्लो है दसन, द्वारम ही शीर्षो नासा। ठीक है, इसको अपोजिट कर दो रिवर्स। ठीक है, नासा ही शीर्षो द्वारम, ये वाग्भट का श्लोक है। ठीक है, तो रेफरेंस जो पूछे, कभी लिख देगा नासा ही शीर्षो द्वारम किसने कहा है, तो वो वाग्भट ने कहा, लिख दिया द्वारम ही शीर्षो नासा किसने कहा, चरक ने कहा। सिंपल पूछा कि सिर का द्वार क्या है, तो वो तो नासा लगा ही दोगे, इसमें तो कुछ ऐसी खास बात है ही नहीं। तो ये कुछ एक जो है अंग हमने लिए थे जो कि थोड़े रिपीटेड ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।